इतना नहीं बल्कि एक कहानी है, और कहानी भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा, आपके मन में भी आएगा कि मुझे भी ऐसा ही इंसान बनना चाहिए। दरअसल एक लड़का जिसकी जो 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, उस टाइम उत्तराखंड नहीं हुआ था लेकिन आज वो उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल है। वहाँ का एक गांव है घिरी बनसेउन। यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, और ये जिसके घर में पैदा होता है वो ऑलरेडी आर्मी का एक ऑफिसर होता है, मेजर होता है। ये आर्मी का ऑफिसर अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ रहता था, देश के अलग अलग हिस्सों में जाता था, और इस बच्चे की परवरिश, इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब अजमेर के एक आर्मी स्कूल में होती है। और ये बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एमए करता है उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा की यूनिवर्सिटी से। एमए करता है, तभी 1967 में यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है, और पहली ही बार में ये लड़का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। नाम अजीत डोभाल। जैसे ही ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसको मिलता है केरल का कैडर, और आईपीएस चुन लिया जाता है, आईपीएस ऑफिसर। और जैसे ही आईपीएस ऑफिसर चुना जाता है, पहली पोस्टिंग होती है एएसपी के रूप में केरल के अंदर। और तभी केरल के अंदर एक बड़ा हादसा हो जाता है। 28 दिसंबर 1971 को थलसेरी, वहाँ पर एक ज़िला है, थलसेरी के इलाके में कुछ लोगों के बीच में, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे हो जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर इन दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा तनाव फैला हुआ था, लोग आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। तभी इस नए ऑफिसर की, जिसका नाम अजीत डोभाल होता है, इसकी तैनाती हो जाती है और इनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। बस ये व्यक्ति एक ऐसा होता है जिसके बारे में जो भी सुनता था वो उसका कायल हो जाया करता था। दरअसल हिंदू में गया तो हिंदू जैसी बातें, मुसलमान में गया तो मुसलमानों जैसी बातें, जिसके पास जाता था उसको अपने वश में कर लिया करता था। यानी कि बातचीत करने का तरीका वो लोगों से निराला, एकदम अलग। जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर पाए, वो एक नए आईपीएस ऑफिसर ने, जिसकी अभी एएसपी के पद पर तैनाती थी, और गृह मंत्री के माध्यम से जब प्रधानमंत्री ने अपने गृह मंत्री से ये रिपोर्ट ली कि अब केरल की स्थिति कैसी है, वहाँ पर क्या है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, तभी पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। एक नया आईपीएस ऑफिसर है जिसका नाम है अजीत डोभाल, जिसने स्थिति को एकदम से नियंत्रण में कर लिया है। तभी इंदिरा गांधी जी की भी इच्छा जगी कि मैं भी ऐसे ऑफिसर से मिलना चाहूँगी, और इस व्यक्ति को, यानी कि इस ऑफिसर को केरल से हटाकर अब सीधा दिल्ली में ले आते हैं। तभी यहाँ पर एक और कारनामा हो रहा था जिस पर कई सालों से मेहनत चल रही थी, और वो मेहनत 7 सितंबर 1972 को पूरी हो जाती है। यानी कि भारत में पहला पोखरण का टेस्ट होता है, यानी कि परमाणु का टेस्ट हो रहा था, और वो सफल हो जाते हैं। और जैसे ये परमाणु परीक्षण का ये सफल टेस्ट होता है, इंदिरा गांधी तो खुश हो ही जाती हैं, बल्कि आसपास के मुल्क जो होते हैं, जब पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कई सारे ऐसे मुल्क, ऐसे देश हों जिनको देखकर सुनकर फ्रांस, रूस, जर्मनी, सबकी इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि भारत ने बहुत कम समय में आज़ादी के बाद ये पहला परीक्षण किया था और उसमें सफल हो जाता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब इसी राह पर चलने वाला है। और ये बात जब पाकिस्तान के अंदर पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान भी अब बहुत जल्दी ही परमाणु का परीक्षण करेगा, और जैसे हमने किया है। तभी इंदिरा गांधी जी को याद आता है कि कुछ अलग किया जाए, और उन्होंने अलग करने के लिए आईबी और रो का गठन कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो का जैसे ही गठन करती हैं, तब उन्हें याद आता है अजीत डोभाल का नाम। उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसे साथी चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकें जासूस बनकर, वहाँ की पल पल की खबरें ले सकें, वहाँ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी ले सकें। तभी अजीत डोभाल जाते हैं, कुछ दिनों अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और अलग अलग इलाकों में रहने के बाद कभी रिक्शा चलाते हैं, तो कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी मोची बन जाते हैं। इस तरह से रूप बदल बदल कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कहाँ पर परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है, कहाँ पर नहीं चल रही है। तभी कुछ जानकारी मिलती है खुफिया तंत्रों से, जो इंदिरा गांधी जी को वो बताते हैं कि वहाँ के एक वैज्ञानिक हैं, एक यू खान जो होते हैं, वो चाइना और फ्रांस के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद वो एक परमाणु परीक्षण की बिल्कुल पूरी तैयारी में थे। उन्होंने अपने जो मंसूबे थे, अपनी जो तैयारी थी वो बताई। चाइना तो तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रांस कहता है कि तुम शायद इसका हथियार बनाकर गलत रूप में इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। और जब ये वाली बात आती है तब ये फ्रांस चला जाता है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता, चाइना उनके साथ खड़ा रहता है पाकिस्तान के। और तभी जो वैज्ञानिक होता है, जिसका नाम होता है एक यू खान, वो सीधा साउथ कोरिया पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद यहाँ जिनकोंग जो इसके फादर थे, उन दोनों, वो वहाँ के पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ के मालिक थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनसे बातचीत की और वहाँ की तैयारी करने लगे। कुल मिला के हिंदुस्तान में ये जानकारी मिल चुकी थी कि परमाणु का परीक्षण पाकिस्तान हर हाल में करेगा। और तभी अजीत डोभाल जगह जगह जाते हैं, और उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जिसका नाम था पाकिस्तान के रावलपिंडी में कहोटा, एक जगह होती है जहाँ पर
खान रिसर्च सेंटर बना हुआ था। खान रिसर्च सेंटर में वो बाहर उनके बैठ जाते हैं और बाहर बैठने के बाद जो भी यहाँ पर वैज्ञानिक आता है जाता है वो हर वैज्ञानिक पर नज़र रख रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तभी उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान व्यक्ति। और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिमाग लगाया कि यहाँ से अगर कोई रेडियम का कुछ जानकारी मिल जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि बाकी यहाँ के रिसर्च सेंटर में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है। तभी उन्हें याद आता है कि वो इंसान के शरीर के हिस्सों में रेडियम वगैरह चिपक जाता है, यदि इसकी खाल मिल जाए या बाल मिल जाए तो उससे जाहिर सी बात है उससे भी हम परीक्षण करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु का परीक्षण होगा या नहीं होगा। तभी वो एक ऐसे नाई की तलाश करते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक अपने बाल कटाया करते थे। वहाँ से भिखारी होने के साथ साथ इस अजीत डोभाल नाम के इस व्यक्ति ने, इस जासूस ने वहाँ के जो वैज्ञानिक के बाल थे उन बालों को अपने कब्जे में लेकर अपने पास रख लिया और अपने ही साथियों से वो हिंदुस्तान पहुंचा दिए। जब इनकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि खान रिसर्च सेंटर के अंदर परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। तभी वो यहाँ हिंदुस्तान बातचीत करते हैं, लेकिन उन दिनों 1977 के आसपास का मार्जरा था और यहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है 1975 से 1977। और तभी इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है और उसके बाद 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोरारजी देसाई। और तभी ये फ़ोन करके बताते हैं कि सर यहाँ पर इस तरह से परमाणु परीक्षण का प्रयोग होने वाला है और हमने अगर अभी से ही सतर्कता नहीं बरती तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ताकतवर हो जाएगा और हो सकता है कि वो हम पर हमला भी कर दे। तो मोरारजी देसाई कहते हैं कि भाई मैं तो अहिंसावादी हूँ, गांधी जी को मानता हूँ, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और पाकिस्तान के अंदर की बात है, वो जो कर रहा है करने दो, हमने भी तो ऐसा ही किया था। कुछ इस तरह की बातें करने के बाद इन्होंने इस तरह की टाल मटोल करने वाली बात की, जबकि बड़ी मुश्किल से इस जासूस ने इतनी सारी जानकारी वहाँ की जुटाई और उस सेंटर को ख़त्म करने की एक योजना बनाई थी। जब यहाँ से कोई मदद नहीं मिलती है तो उसके बाद वो इजराइल की इंटेलिजेंस है मोसाद, उनसे संपर्क करते हैं और मोसाद से कहते हैं कि अगर इन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके ये पूरी तैयारी कर ली, इनके पास ये हथियार आ गए तो शायद तुम्हारा भी ये नेस्ता नाबूद कर देंगे, तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इनकी बाक शैली इतनी ज़बरदस्त थी कि मोसाद जो इंटेलिजेंस थे इजरायली, वो इनके बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इन पर हमला कर देंगे, लेकिन हमें फ्यूल भरने के लिए अपने हवाई जहाज़ों में अपने जो हमारे रॉकेट वगैरह हैं उनको हमें जगह चाहिए और वो जगह मिलनी थी गुजरात के अंदर। एक बार फिर से फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि सर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इजराइल के जो कुछ ये मोसाद इसके इंटेलिजेंस हैं इनको मैंने तैयार कर लिया है और आप बस हमें जगह दे दीजिए गुजरात के अंदर और फिर इनके इजराइल के लोग वहाँ पर हमला कर देंगे और उस खान रिसर्च सेंटर का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। बस इतना कहना था कि मोरारजी देसाई ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सब तुम्हें मतलब सही नहीं है, ये वो इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये बात आगे बीत जाती है, लेकिन ये जो व्यक्ति होता है जासूस, इसने कहा कि शायद हमारा देश का प्रधानमंत्री अब पहले जैसा नहीं है। बात कुछ इस तरह से आती है क्योंकि ये जो योजना थी वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की और इंदिरा गांधी जी उन दिनों प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा मोरारजी देसाई ने यदि इनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी जी का, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन वो जासूस शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और इंटेलिजेंस को जिस तरह की मदद नहीं मिलती है तो उन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया। वहीं पर बात जब ये भिखारी बन के बैठते थे वहाँ पर कभी कोई रूप बदल लिया, कभी कुछ रूप बदल लिया, तभी एक वैज्ञानिक एक महिला के साथ कुछ ऐसी स्थिति में था जो शायद किसी को नहीं मालूम था और वो शायद गलत था वहाँ के हिसाब से। तभी उन्हें पता चलता है और पता चलने के बाद ये उनसे मिलते हैं, वैज्ञानिक से, अपने जो अजीत डोभाल होते हैं उनसे बातचीत करते करते कहते हैं कि यदि तुमने मुझे ये इस अंदर की जानकारी नहीं दी तो मैं ये सब चीज़ें आपकी बाहर पहुंचा दूंगा और उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि वो महिला कुछ अलग टाइप की थी या कुछ अलग था या फिर किसी देश की जासूस वगैरह थी, कुछ ऐसा ही मसला था जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया और वो ब्लूप्रिंट की लेने की बात करने लगा। लेकिन इसके बदले में उसको चाहिए थे $10,000। जब $10,000 चाहिए थे तब एक बार फिर से फ़ोन किया गया और एक बार फिर से मदद मांगने की कोशिश की। मोरारजी देसाई ने इस बार साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। तभी यहाँ के जो आईबी के चीफ थे या रो के चीफ थे उन्हें गुस्सा आता है, वो गुस्से में आकर मोरारजी देसाई को अपना इस्तीफा दे देते हैं। कहते हैं कि मेरा आदमी इतना मेहनत से काम कर रहा है और आप मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसलिए मैं इससे इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा देने के बाद भी तब भी प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं सूझा, कुछ उन्होंने आगे कदम नहीं बढ़ाया। तभी इन दिनों पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख थे जियाउल हक, उन्होंने इस पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया और वहाँ की सारी
जिम्मेदारी उनके हाथ में आ गई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना आसपास के जो मुल्क हैं, आसपास के देश हैं, उनसे दोस्ती की जाए, उनके आगे हाथ बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच में इस व्यक्ति ने, जो जासूस होता है, जासूस ने ये वहाँ पर अपने मिशन में लगा हुआ था, क्योंकि उससे परमाणु परीक्षण का जो सिस्टम था उसको नेस्तनाबूद करना था, उसको ख़त्म करना था, उसको कमज़ोर करना था। इधर ज़ियाउल हक अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों से, अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो फ़ोन करते, कभी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से होते हुए फ़ोन आ जाता है मोरारजी देसाई के पास, और मोरारजी देसाई के पास जब रात के अंधेरे में फ़ोन करते हैं तो उस टाइम वो कुछ ऐसी स्थिति में थे जिसमें आदमी बहक जाता है, यानी कि बताया जाता है कि वो शायद उन्हें शराब वराब पी थी या कुछ इस तरह की बातें थी। जब वो ज़ियाउल हक फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो बातचीत करते करते इन्हें गुस्सा आता, कहता है कि ज़ियाउल हक, तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और उधर आपके रावलपिंडी के कहोटा में जो आपका खान रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वहाँ हमारे लिए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो। मुझे पल पल की जानकारी है, मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है, मेरे आदमी भी तुम्हारे यहाँ पर फैले हुए हैं। वो बात जोश में आके बता जाते हैं और उसके बाद जब ज़ियाउल हक का इस बात का पता चलता है तो वो भारत के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो भारत के जासूस थे उनको ढूंढा जाता है और एक एक जासूस को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको मार दिया जाता है, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल किसी तरह से बच के निकल जाते हैं और उन्होंने अपने मंसूबों में अपने आगे बढ़ते चले गए और कुल मिलाकर उस परीक्षण को 15 साल पीछे कर दिया था, क्योंकि उस जासूस ने जो वहाँ के वैज्ञानिक थे उनसे कुछ ऐसी जानकारियाँ ली थी जिस जानकारी के बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और पूरी दुनिया का वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद ये फिर हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इससे पहले या इससे बाद में एक और मामला था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि इनके किस्से इतने सारे हैं कि अगर सुनाए जाएँ तो बहुत सारी टाइम, बहुत सारा लंबा वक्त निकल जाएगा। लेकिन एक किस्सा और भी मज़ेदार है। मिज़ोरम को कुछ लोग अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे, कहते थे कि मिज़ोरम हम भारत का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। और एक लाल डेंगा करके एक वहाँ का सरदार था जो कि इसकी अगुवाई कर रहा था, और सबके सब लोग जो वहाँ की मांग कर रहे थे कि हमारा देश अलग होगा और हम अलग, जैसे कश्मीरी मांग करते हैं वैसे मिज़ोरम वाले भी मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ से ये अपना जासूस बन के जाते हैं और वहाँ जब पता करते हैं तो पता चलता है कि 7 लोग हैं जो इसकी मुखिया हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं और पूरे इसे अलग अलग करना चाहते हैं। तभी इन्होंने, इनकी वाक शैली कुछ इतनी ज़बरदस्त थी कि इन 7 के पास जाते हैं, 7 से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन 7 में से 6 को ये अपनी तरफ कर लेते हैं। एक जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लाल डेंगा, उसको ये कर नहीं पाते। तभी ये भारत सरकार से मिलकर कुछ इस तरह की षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र रचने के बाद फिर वोटिंग होती है। पता चलता है लाल डेंगा अकेला पड़ जाता है, 6 लोग भारत के साथ जाते हैं और यहाँ पर एक फैसला होता है, एक नियम बनता है कि अब कभी इस मिज़ोरम को अलग नहीं किया जाएगा, वो भारत का हिस्सा ही रहेगा। इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं इनको जाता है। इसी बीच में कश्मीर में कुछ ज़्यादा आतंकवाद फैल रहा था और ये पाकिस्तान के कुछ लोग इसमें मदद कर रहे थे। तब भी ये कहीं जाकर पाकिस्तान के आतंकवादी को न केवल खात्मा करते हैं बल्कि कश्मीरी में जो आतंकवाद पनप रहा था उसको भी कम करने में पूरा दिमाग लगाते हैं और ये बात उसमें कामयाबी हो जाते हैं। उन्हें उनकी प्रयास से कई बड़े बड़े आतंकवादी मार गिराए गए थे। और ये जब आगे चलते चलते कुछ वक्त गुजरता है और ऐसा वक्त भी आता है कि जब ये रिटायरमेंट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तभी इनका एक सपना था, इनकी कोशिश थी कि जो दाऊद इब्राहिम है जो यहाँ से हिंदुस्तान से भागा हुआ है, इसको पकड़ना है, इसको गिरफ्तार करना है। तब तक ये रिटायर हो चुके थे, लेकिन इनकी टीम के जो कुछ लोग थे ये अपने, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त रहा था और ज़बरदस्त होने की वजह से इन्होंने नेपाल में अपने ही कुछ साथियों से, जो छोटा राजन के कुछ शार्प शूटर थे, उनको गिरफ्तार करवाया, उनको पकड़वाया। 2 शार्प शूटर होते हैं, जिन छोटा राजन का और दाऊद इब्राहिम का 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि 1990 के दशक में जब यहाँ ब्लास्ट होते हैं तब ये छोटा राजन और इनका आपस में, क्योंकि ये मुसलमानों की राजनीति करता था, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करता था, छोटा राजन हिंदुओं की बात करता था और इसलिए इनमें आपस में झगड़ा होता था। तभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए अजीत डोभाल ने जो चाल चली उसमें 2 लोगों को पकड़ के काठमांडू के रास्ते से ये सीधा दिल्ली लाते हैं। दिल्ली के एक होटल में बैठकर इनकी प्लानिंग चल रही थी और कहते हैं कि मुंबई में जो बहुत सारे पुलिस वाले हैं वो आज भी कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की तनख्वाह पे पलते हैं, यानी कि तनख्वाह तो भारत सरकार से भी लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से भी वो पैसे लेते हैं, उगाही करते हैं और इसलिए वो अंदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ की वहाँ देते हैं, वहाँ की यहाँ लेते हैं और इसी तरह से उसका नेटवर्क जो मजबूत है वो नेटवर्क मजबूत बना हुआ है। इधर अजीत डोभाल
दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की तैयारी में था। 2 गुर्गे जो छोटे रजन के थे, जो उनके दुश्मन थे दाऊद इब्राहिम के, 5 स्टार होटल में मीटिंग चल रही थी। तभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं और अचानक से आकर धमक जाते हैं, कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति मुझे दे दो, जबकि वो लोग उनकी मदद करने वाले थे और अजीत डोभाल की यार मदद करने वाले थे। इसी ज़रिए से दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान आता। शायद हिंदुस्तान आता तो कभी भी उसका नाम और निशान फिर लिया ही नहीं जाता, नहीं रह पाता। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उनका ये सपना हमेशा सपना ही रह गया। लेकिन आज भी वो कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात का तब बड़ा फ़ख्र होता है जब देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में पता चला कि भारत के जासूस कुछ इस तरह से रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक अपने यहाँ पर एक टीम बनाई और टीम यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। हालांकि इनसे पहले भी ये 4 थे, ये 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं और 30 मई 2014 को चुने गए, जिनको कैबिनेट का दर्जा भी प्राप्त है और इनकी हाई सिक्योरिटी रखी गई क्योंकि इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और आज भी ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति है तो वो अजीत डोभाल है, जो लगभग 7.5 साल तक पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर रहे थे। वहाँ की बातें, वहाँ की चीज़ें लाकर हिंदुस्तान को दे देते हैं और हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना काम कर रहे थे। जब इनकी किस्से, इनकी कहानियाँ जब लोग सुनते हैं, आज के युवा सुनते हैं, तो कितने ही युवा ऐसे हैं जो अजीत डोभाल की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह जासूस बनना चाहते हैं, उनकी तरह IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी, आज की ये घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, UPSC क्लियर करें, IPS ऑफिसर बने और देश के लिए बढ़िया से काम करें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें रामदास हैं बिहार से, अख्तर खान हैं राजस्थान से, तनवीर अंसारी हैं। इन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। छत्तीसगढ़ से कन्हैया दास हैं, कुणाल कुमार हैं, रीवा से सोहन कुशवाहा हैं, रांची से शुभम सिंह हैं, राजीव कुमार दिल्ली से हैं, जय कृष्णा निराला प्रयागराज से हैं, काशिफ खान अलीगढ़ से हैं, अरशद सैफी अमरोहा से, अमरजीत भारद्वाज बलिया से, जीनत खान बंगाल से हैं, करण और मयंक राजस्थान से, आबाद खान अमरोहा से, रीमा, प्रदीप कुमार, गुलफाम नरगिस शकुंतला उत्तराखंड से, प्रेम शर्मा उत्तराखंड से, अकबर अली, राजू अंसारी झारखंड से, वशीम अंसारी, विजय पांडे रीवा से हैं, पूजा सिंह एटा से हैं, सुहेल कुरैशी दिल्ली से हैं, आमिर खान भरतपुर से, आनंद कुमार हिमाचल से, रिंकू रंजीत और रिजा खान जबलपुर से हैं। आप लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।